कहते हैं कि आज आप जो छोटी छोटी आदतें बनाएंगे ना, वे कल आपको बड़े परिणाम देंगी। बिल्कुल। ये जेम्स क्लेयर का एक बहुत मशहूर उदाहरण है और मुझे लगता है आज की हमारी पूरी बातचीत का सार भी यही है। असल में हमारे पास जॉन की एक कहानी है जो बिल्कुल हमारी ही तरह बेहतर आदतें बनाना चाहता था और उससे प्रेरणा मिली एक कहानी से, बांस के पेड़ की कहानी से। बांस का पेड़, ये दिलचस्प है। हाँ, होता क्या है कि जब बांस का बीज बोया जाता है ना, तो 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा अंकुर। आप पानी देते रहते हैं, देखभाल करते हैं, पर नतीजा सिफर। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन असल में उन 4 सालों में वो पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा होता है, एक मजबूत नींव तैयार कर रहा होता है। और एक बार जब वो नींव तैयार हो जाती है तो वही बांस का पेड़ सिर्फ कुछ हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। अरे वाह! तो जॉन ने सोचा क्यों न इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में आजमाया जाए। उसने बहुत बहुत छोटी शुरुआत की, हर दिन बस 20 मिनट का वर्कआउट, महीने में सिर्फ एक किताब पढ़ने का लक्ष्य। सुनने में तो आसान लगता है, पर शुरू में बहुत मुश्किल लगा। कई बार मन हुआ कि छोड़ दें, क्योंकि नतीजे तो दिख नहीं रहे थे बिल्कुल उस बांस के पेड़ की तरह। लेकिन वो लगा रहा और फिर कुछ हफ्तों बाद उसे वो उछाल महसूस होना शुरू हुआ। उसकी एनर्जी बढ़ने लगी, वो ज्यादा फोकस्ड महसूस करने लगा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि लगातार की गई छोटी कोशिशें ही गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव लाती हैं। और आज हम इसी आइडिया की तह तक जाएंगे। हमारी चर्चा बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स पर आधारित है। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बिहेवियर साइंटिस्ट के 20 साल के शोध और 40,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ है। 20 साल? हाँ, इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा। अपनी नाकामियों के लिए खुद को कोसना बंद करें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाकर बड़े बदलाव लाएं। तो आज का मिशन साफ है। हम समझेंगे कि कोई भी काम करने या न करने के पीछे का विज्ञान क्या है। हम नई आदतें डालने के ऐसे तरीके जानेंगे जो इतने आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि आदतें बनाने में हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स का कितना बड़ा और चौंकाने वाला रोल होता है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस मॉडल से जो इस पूरी किताब की नींव है। फॉग का एक बिहेवियर मॉडल है। कोई भी व्यवहार, कोई भी एक्शन तभी होता है जब 3 चीजें एक साथ होती हैं। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्षमता एबिलिटी, और संकेत यानी प्रॉम्प्ट। जब ये तीनों मिलते हैं तभी कोई काम होता है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? बिल्कुल, ये ऊपर से देखने में बहुत सरल लगता है लेकिन इसकी गहराई कमाल की है। और ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों पर लागू होता है। यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आप कोई बुरी आदत जैसे देर रात तक टीवी देखना छोड़ना चाहती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा शक्ति यानी प्रेरणा से लड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, खुद को बोलते नहीं आज टीवी नहीं देखूंगी। और फॉग कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल रास्ता है। सबसे आसान तरीका है उस समीकरण में से एक चीज हटा देना। सबसे आसान है संकेत को हटाना। मतलब? अगर आप टीवी का प्लग निकालकर उसे दूसरे कमरे में रख दें तो उसे देखने का संकेत ही आंखों के सामने से हट गया। अब टीवी देखने के लिए आपको उठकर जाना होगा, प्लग लगाना होगा, यानी आपने अपनी क्षमता, एबिलिटी को मुश्किल बना दिया। अच्छा, नतीजा, वो व्यवहार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वाह! मतलब आदत से लड़ना नहीं है, बस उसके होने के माहौल को बदल देना है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण दफ्तरों में देखने को मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक टीम है जो हर हफ्ते होने वाली मीटिंग में लगातार देर से आती है। ज्यादातर मैनेजर क्या करेंगे? डांटेंगे। हाँ, वो टीम को डांटेंगे, शायद कोई जुर्माना लगाने की धमकी देंगे। मतलब वो सीधे उनकी प्रेरणा पर हमला कर रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि लोग जानबूझकर देर से आ रहे हैं, उनमें इच्छा की कमी है। और यही सबसे बड़ी गलती है। फॉग का सिस्टम कहता है कि समस्या सुलझाते समय प्रेरणा आपका आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। अच्छा। उनका एक 3 चरणीय प्रोसेस है। पहला, संकेत की जांच करें। क्या कर्मचारियों के पास मीटिंग का कोई रिमाइंडर आता है? 5 मिनट पहले कोई अलर्ट? अगर नहीं तो शायद समस्या बस इतनी ही है, एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए। और अगर उससे भी बात ना बने तो दूसरा कदम है क्षमता की जांच करना। क्या कोई चीज उन्हें समय पर आने से रोक रही है? हो सकता है उनकी पिछली मीटिंग किसी दूसरी बिल्डिंग में ठीक उसी समय खत्म होती हो, जिस वजह से उन्हें भागकर आने में 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। तो ये क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। बिल्कुल। और अगर ये दोनों भी ठीक है, तब जाकर तीसरे नंबर पर प्रेरणा की बात आती है। ठीक तब, अगर आपको पक्का पता है कि रिमाइंडर भी जा रहा है और उनके पास आने का पूरा समय भी है, फिर भी वे देर कर रहे हैं,
तब आप प्रेरणा बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे समय पर आने वालों के लिए कोई छोटा मोटा इनाम रखना। लेकिन 10 में से 9 बार समस्या संकेत या क्षमता में ही निकलती है। इसे समझने के लिए एक पिता और बेटी की कहानी है जो मेरे दिमाग में बैठ गई है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि कॉलेज से घर लौटते समय एक पोस्टर बोर्ड ले आना। बेटी भूल गई। ये तो आम बात है। हाँ, अब आमतौर पर पिता क्या करते? गुस्सा करते, लेक्चर देते, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। यानी वो उसकी प्रेरणा पर सवाल उठाते। बिल्कुल, लेकिन उस पिता ने फॉग के मॉडल के बारे में पढ़ रखा था। उन्होंने गुस्सा करने के बजाय एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछा, इस व्यवहार के ना होने की क्या वजह थी? क्या प्रेरणा की कमी थी? नहीं, वो लाना चाहती थी। क्या क्षमता की कमी थी? नहीं, दुकान रास्ते में ही थी। तो क्या मैंने उसे याद दिलाने के लिए कोई संकेत दिया था? और जवाब था नहीं। उन्होंने बस सुबह एक बार बोला और मान लिया कि उसे दिन भर याद रहेगा। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अगले दिन पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बेटी के फोन पर एक रिमाइंडर लगा दिया, घर लौटते समय पोस्टर बोर्ड। और हुआ क्या? बेटी पोस्टर बोर्ड ले आई। हम कितनी आसानी से किसी को आलसी या गैर जिम्मेदार कह देते हैं, जबकि शायद हमने उन्हें सफल होने के लिए सही सिस्टम ही नहीं दिया। बिल्कुल, हम अक्सर लोगों को दोष देते हैं जबकि हमें प्रोसेस को दोष देना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सही संकेत है। अब आते हैं क्षमता पर, यानी एबिलिटी पर। किताब में कहा गया है कि आदतें बनाने का राज इच्छा शक्ति नहीं बल्कि व्यवहार को इतना आसान बना देना है कि उसे न करना मुश्किल लगे। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है अपनी स्किल बढ़ाएं। कई बार हमें कोई काम इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम उसे करना नहीं जानते। जैसे अगर कोई घर साफ रखने की आदत डालना चाहता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो उसे ये काम पहाड़ जैसा लगेगा। सही बात है। लेकिन अगर वो इस विषय पर कोई अच्छी किताब पढ़ ले या कुछ वीडियो देख ले तो उसे प्रैक्टिकल तरीके पता चलेंगे और काम आसान लगने लगेगा। और दूसरा तरीका है अच्छे उपकरण और संसाधन जुटाएं। सही टूल्स किसी भी काम में आने वाली रुकावट यानी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। इस पर मौली की कहानी मुझे बहुत पसंद आई। वो हेल्दी खाना चाहती थी लेकिन सब्जियां काटना उसे बहुत बड़ा झंझट लगता था। इस एक काम की वजह से वो अक्सर बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती थी। एक दिन उसने अपनी दोस्त को एक मैंडलिन स्लाइसर इस्तेमाल करते देखा जिससे सेकंडों में सारी सब्जियां करीने से कट गईं। अरे वाह! उसे ये किसी जादू की तरह लगा। उसने तुरंत अपने लिए एक खरीद लिया और उस एक छोटे से टूल ने सब कुछ बदल दिया। अब सब्जियां काटना उसके लिए एक मजेदार काम बन गया जिसमें मुश्किल से 1-2 मिनट लगते थे। देखते ही देखते घर पे खाना बनाना उसकी आदत बन गई और उसकी सबसे बड़ी सीख थी ये सवाल, मैं इस काम को और आसान कैसे बना सकती हूँ। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी तरीका, व्यवहार को बहुत ही छोटा बना दें। इतना छोटा कि हंसी आ जाए। हाँ, इसे स्टार्टर स्टेप कहते हैं। ये आपकी नई आदत का सबसे छोटा, सबसे मामूली वर्जन है। इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना हो। जैसे अगर आपका लक्ष्य हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलना है तो आपका स्टार्टर स्टेप चलना नहीं है, आपका स्टार्टर स्टेप है सिर्फ अपने रनिंग शूज पहनना। बस उसके बाद आप चाहें तो वापस सोफे पर बैठ जाएं, चलने का कोई दबाव नहीं। 1 मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? सिर्फ जूते पहनना, इससे कोई 3 किलोमीटर कैसे चलने लगेगा? मुझे तो ये टालम टोल करने का एक और फैंसी तरीका लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कि देखो मैंने अपनी आदत पूरी कर ली, अब मैं जाकर टीवी देख सकता हूँ। हाँ, पहली बार सुनने पर मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये तो खुद को धोखा देने जैसा है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। सारिका की कहानी को देखिए। वो रोज सुबह नाश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन सुबह सुबह ये उसे बहुत बड़ा काम लगता था। टाइनी हैबिट्स कोर्स करने के बाद उसने अपना स्टार्टर स्टेप बनाया, सुबह उठकर सबसे पहले सिर्फ स्टोव का बर्नर चालू करना और फिर बंद कर देना। और उसने सच में बस यही किया? हाँ, शुरू के कुछ दिन उसने सिर्फ यही किया। बर्नर जलाया, बंद कर दिया और अपनी आदत पर टिक मार्क कर दिया। उसे एक छोटी सी जीत का एहसास हुआ। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि जब बर्नर जल ही रहा है तो क्यों ना उस पर एक पैन रख दूं। फिर उसने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया और एक बार जब पानी उबलने लगा तो उसमें दलिया न डालना मूर्खतापूर्ण लगने लगा। बिल्कुल, धीरे धीरे बिना किसी दबाव या इच्छा शक्ति के इस्तेमाल के वो पूरा नाश्ता बनाने लगी। अच्छा, तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि वो छोटा सा कदम एक तरह की गति, एक मोमेंटम पैदा करता है। लक्ष्य कभी भी पूरा काम करना था ही नहीं। नहीं, लक्ष्य सिर्फ उस स्टार्टर स्टेप को लगातार करना है।
अगर किसी दिन सारिका के पास समय नहीं होता, वो सिर्फ बर्नर जलाकर बंद कर देती और फिर भी सफल महसूस करती, क्योंकि उसने अपनी आदत को तोड़ा नहीं। सही बात है। ये छोटा कदम आपको असफलता के एहसास से बचाता है और आपको हर दिन एक छोटी जीत देता है, जो लंबे समय में आत्मविश्वास बनकर बड़े बदलाव लाती है। और जीत का यह एहसास ही शायद सबसे जरूरी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये छोटा कदम उठाएं कब? दिन भर में तो 100 काम होते हैं, इसे कहाँ फिट करें? इसका एक बहुत ही कारगर सीक्रेट है, जिसे किताब में एंकर कहा गया है। एंकर। इसका मतलब है अपनी नई छोटी आदत को अपनी दिनचर्या में पहले से मौजूद किसी पक्की आदत के ठीक बाद जोड़ देना। कोई ऐसी आदत जिसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या अपनी सुबह की कॉफी बनाना। तो ये एक तरह से पुरानी आदत की पीठ पर सवार होकर नई आदत को अपनी जिंदगी में लाने जैसा है। बिल्कुल, आप अपनी मौजूदा दिनचर्या की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोध में यह पाया गया है कि सुबह का समय नई आदतें बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या उस समय सबसे ज्यादा तय और व्यवस्थित होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, अप्रत्याशित चीजें होती हैं और हमारा शेड्यूल बिगड़ सकता है। कुछ बहुत अच्छे एंकर उदाहरण हो सकते हैं। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं 2 पुशअप्स करूंगा। हाँ। या कॉफी मेकर का बटन दबाने के बाद मैं 1 ग्लास पानी पीऊंगा। या फिर जैसे ही मेरा सिर तकिए पर लगेगा, मैं एक ऐसी चीज के बारे में सोचूंगा जिसके लिए मैं आभारी हूं। ये सब बहुत तार्किक लगता है, संकेत, क्षमता, एंकर। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है, आदतें असल में बनती कैसे हैं? ये सिर्फ किसी काम को बार बार दोहराने का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम सब हर नए साल के संकल्प को पूरा कर पाते, जो हम 30-40 बार दोहराने के बाद छोड़ देते हैं। कुछ तो और है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। और यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा होता है। भावनाएं आदतें बनाती हैं। रेपिटेशन यानी दोहराव नहीं, बल्कि इमोशन यानी भावना। भावनाएं? हाँ, जब कोई काम करने पर हमें अच्छा महसूस होता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, अरे ये अच्छा लगा, इसे याद रखो और दोबारा करो। अच्छा। ये भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की इच्छा को मजबूत करता है। तो इसका मतलब जिन आदतों को करने में हमें मजा आता है वो जल्दी बनती हैं? बिल्कुल। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को देखिए, वो इतना एडिक्टिव क्यों है? जब आप एक फिल्टर इस्तेमाल करते हैं और आपकी साधारण सी फोटो तुरंत आकर्षक दिखने लगती है, तो आपको अच्छा महसूस होता है, एक डोपामाइन हिट मिलता है। यही भावना आपको उस ऐप को बार बार खोलने के लिए मजबूर करती है। सही बात है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, दिमाग अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता, वो बस उस भावना से जुड़ा होता है। इसलिए हम जंक फूड खाने या सोशल मीडिया पर घंटों बिताने जैसी आदतें नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे हमें एक पल का अच्छा एहसास देती हैं। अगर भावनाएं ही चाबी हैं, तो सवाल ये है कि हम अपनी नई और अच्छी आदतों के लिए वो अच्छी भावनाएं कैसे पैदा करें, खासकर जब वो आदतें शुरू में बोरिंग या मुश्किल लगें, जैसे सिर्फ जूते पहनना या स्टोव का बर्नर जलाना। इसमें तो कोई मजा नहीं है। इसका जवाब है जश्न, यानी सेलिब्रेशन। और यहाँ जश्न और इनाम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये एक ही चीज नहीं है। अच्छा, मुझे हमेशा लगता था कि ये एक ही बात है। इनाम और जश्न में क्या फर्क है? इनाम एक देरी से मिलने वाली चीज है। जैसे अगर मैं 2 हफ्ते तक हर दिन दौड़ने जाऊंगा, तो मैं वीकेंड पर एक अच्छी मालिश करवाऊंगा। ये प्रेरित तो करता है। प्रेरित कर सकता है, लेकिन ये आदत नहीं बनाता। जश्न एक तत्काल उसी पल में महसूस की जाने वाली सकारात्मक भावना है, जो आप आदत को पूरा करने के ठीक बाद महसूस करते हैं। ये तत्काल फीडबैक ही दिमाग में उस आदत की न्यूरल पाथवे को सीमेंट करता है। ये दिमाग को तुरंत बताता है कि अच्छा था, इसे सेव कर लो। तो कोई अपनी स्वाभाविक जश्न मनाने की शैली कैसे खोज सकता है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों का जश्न मनाना भूल ही गए हैं। किताब में इसके लिए कुछ मजेदार सिनारियो दिए गए हैं। जरा सोचिए, आपको अपने सपनों की नौकरी का ऑफर लेटर ईमेल में मिलता है। आप उस पल में क्या करते हैं? या आपने कागज की एक गेंद बनाकर डस्टबिन में फेंकी और वो सीधे अंदर चली गई। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होती है? या फिर आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम आखिरी गेंद पे छक्का मार के मैच जीत जाती है, आप कैसे जश्न मनाते हैं? आपकी जो भी सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वही आपका प्राकृतिक जश्न है। ये दिलचस्प है। तो ये जश्न कैसा दिख सकता है? क्या मुझे हर बार 2 पुशअप्स करने के बाद डांस करना होगा? थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा या दिखावटी होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है, जैसे मन ही मन मुस्कुराना, अपनी पीठ थपथपाना, मुट्ठी भींचकर यस कहना।
या बस गैलरी सांस लेकर खुद से कहना मैंने ये कर लिया। बिल्कुल। जब आप अपने रनिंग शूज पहनने के तुरंत बाद ऐसा करते हैं तो आप उस साधारण से काम को एक शक्तिशाली सकारात्मक भावना से जोड़ देते हैं। यही छोटा सा जश्न आदत को भावनात्मक रूप से गोंद की तरह चिपका देता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की नींव रखता है। तो चलिए आज के इस गहरी और लंबी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, किसी भी व्यवहार के पीछे संकेत, क्षमता और प्रेरणा का क्रम याद रखें। समस्या सुलझाते समय हमेशा संकेत और क्षमता से शुरू करें, प्रेरणा से नहीं। दूसरा, आदत को आसान बनाने के 3 तरीके हैं। अपनी स्किल बढ़ाना, सही उपकरण का इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी उसे बेहद छोटा बनाना, यानी एक स्टार्टर स्टेप तैयार करना। तीसरा, अपनी नई छोटी आदतों को अपनी मौजूदा दिनचर्या यानी एंकर से जोड़ दें ताकि वे अपने आप होने लगें। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, हर छोटी सफलता का तुरंत जश्न मनाएं ताकि आपका दिमाग उस आदत को एक अच्छी भावना से जोड़ सके और उसे दोबारा करना चाहे। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ा निष्कर्ष सामने आता है। यह तरीका उस आम सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि बड़े बदलाव के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत होती है। सही बात है। ये कहता है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक गलत रणनीति है क्योंकि वो एक सीमित संसाधन है। इसके बजाय ये डिजाइन और सकारात्मक भावनाओं के जरिए एक आसान, ज्यादा भरोसेमंद और मजेदार रास्ता सुझाता है। ये आदतों को एक मुश्किल काम की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह बनाने के बारे में है। एक ऐसा खेल जिसे आप हर दिन जीत सकते हैं। तो यहाँ एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर भावनाएं आदतें बनाती हैं और जश्न मनाना उस भावना को पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया तरीका है, तो हमारे जीवन में ऐसे कौन से अनजाने में किए गए छोटे छोटे जश्न हैं जो हमारी अनचाही आदतों को मजबूत कर रहे हैं? जैसे एक मुश्किल दिन के बाद जंक फूड खाकर जो आह वाली राहत महसूस होती है, क्या वो भी एक तरह का जश्न है जो उस आदत को और पक्का कर रहा? शायद हमें अपनी बुरी आदतों के पीछे छिपे इन अनजाने जश्न को भी पहचानने की जरूरत है।